हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का जो क्वेश्चन है अपन बात करेंगे सेट नंबर 54 की बात करेंगे। रेलवे द्वारा 2019 के अंदर पूछे गए पेपर्स को अपन सोल्व कर रहे हैं, तो उसी सीक्वेंस में अपन आगे बढ़ते हैं। सेट 53 के अंदर अपन 21 क्वेश्चन कर चुके हैं। सेट नंबर 54 का पहला क्वेश्चन है। इसके अंदर गाइज कुछ कोड दे रखा है कि इसका कोड ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो अपने को यहाँ पे बट का कोड बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज। यहाँ पे जो भी आपसे पूछा गया वो आपको देख लीजिएगा कहाँ पे कॉमन आ रहा है। आपने देखा कि गाइज बट यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो इसका ये हो गया। और बट कहाँ पे कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इसको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो गाइज ये पोर्शन और ये पोर्शन, इन दोनों के अंदर बट कॉमन आ रहा है अपने को, तो यानी इनमें क्या कॉमन आएगा वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया SEN, तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं गाइज। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहते हैं। दिए गए ऑप्शन में से असंगत को चुनना है अपने को। साइंस का क्वेश्चन है, जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दे रखा है कार्निया दे रखा है, आइरिस दे रखा है, पिपल दे रखा है या मेडुला दे रखा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से डिफरेंट कौन है। चाहे तो रीजनिंग का क्वेश्चन कह सकते हो, चाहे तो साइंस का क्वेश्चन कह सकते हो इसको। तो गाइस इस क्वेश्चन में आप देखो कि मेडुला किसका है, ब्रेन का भाग है, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, डिफरेंट है। बाकी आपका जो कार्निया, पिपल और आइरिस तीनों आंखों का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 24 की देख लेते हैं गाइज। ये कह रहा है कि 2019 में पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया। तो गाइज 2019 का नहीं, आपको 2020 का देखना है। 2020 में किसे सम्मानित किया गया, पहले तो इसका क्वेश्चन देख लीजिएगा। 2019 में दिए गए ऑप्शन में से किसे सम्मानित किया गया, दर्शन लाल जैन को सम्मानित किया गया पद्म भूषण से। लेकिन गाइज मैं आपको 2020 के बारे में बता देता हूँ। देखिएगा, सबसे बड़ा तो अपने को पता है कि भारत रत्न होता है। भारत रत्न के बाद में आ जाता है पद्म विभूषण, उसके बाद में आ जाता है पद्म भूषण, और उसके बाद में आ जाता है पद्मश्री। तो गाइज ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2020 के अंदर किस किस कैंडिडेट को क्या क्या दिया गया। तो अपन सबका तो याद रख नहीं सकते, ओनली अपन ज़्यादातर विभूषण का याद रख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में देख लेंगे भूषण किस किस को दिया गया। तो गाइज सबसे पहले 7 कैंडिडेट को तो पद्म विभूषण दिया गया, और पद्म भूषण दिया गया गाइज 16 कैंडिडेट को, और पद्मश्री दिया गया 118 कैंडिडेट को। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। अब इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताऊंगा जिनको पद्म विभूषण दिया गया। जैसे कि सुषमा स्वराज को मरणोपरांत दिया गया है, अरुण जेटली जी को मरणोपरांत दिया गया है। तो इनको गाइज कौन कौन सा दिया गया, सुषमा स्वराज को दिया गया, अरुण जेटली को दिया गया, और ये जो गोवा के मुख्यमंत्री थे मनोहर पर्रिकर उनको दिया गया, और एक अपने पहले रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, इनको दिया गया। तो 4 नाम तो इंपॉर्टेंट है जिनको पद्म विभूषण दिया गया, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, और ये मनोहर पर्रिकर और जॉर्ज फर्नांडिस। तो ये नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। बाकी आप एक कैंडिडेट और ध्यान में रख सकते हो, ये PV सिंधु को दिया गया है, ठीक है। बाकी 2-3 है जो आप देख लीजिएगा कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं गाइज। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए कौन सा विटामिन सबसे आवश्यक है, यानी अपनी जो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना है, इम्यून सिस्टम बढ़ाना है। अभी काफ़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक मैसेज भी चल रहा है कि आपको कोविड-19 से बचने के लिए आप अपना जो pH लेवल है इतना कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इस लेवल तक कर लीजिएगा ताकि कोरोना से अपन लड़ सके। तो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए तरह तरह के उपाय बताए जा रहे हैं, तो उसमें कुछ लोग नींबू का भी बता रहे हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए सबसे मेन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जरूरी है। तो गाइस इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विटामिन सी को अपन बोलते हैं गाइस एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, जो नींबू के अंदर पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। दिए गए ऑप्शन में से कौन अस्थिमंत लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं। लिगामेंट के द्वारा कौन जुड़े होते हैं बताइएगा आपको। देखिए गाइज, कुछ क्वेश्चंस तो होता है बोन टू बोन कनेक्टेड होता है, कुछ मसल्स टू बोन कनेक्टेड होता है, इनके बारे में पूछा जाता है। तो एक जगह तो लिगामेंट काम में आता है, और एक जगह आता है टंडन, लिगामेंट और टंडन, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे तो आपका लिगामेंट काम आता है बोन टू बोन, और मसल टू बोन किससे द्वारा कनेक्ट होती है, टंडन, जिसको शायद हिंदी में कंडरा बोलते हैं, और इसको अपन अस्थिबंध बोल देते हैं। तो लिगामेंट और टंडन बोन टू बोन कनेक्टेड होती है गाइज लिगामेंट से, और बोन टू मसल्स कनेक्टेड होती है टंडन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो लिगामेंट किससे कनेक्टेड होते हैं, बोन टू बोन, हड्डी से हड्डी, और टंडन होता है मसल टू बोन। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, आपको बताना है हीमोग्लोबिन है वो किसके अंदर पाया जाता है। 4 ऑप्शन है, ब्लड, स्वेट, बाइल फ्लूइड या बोन्स।
पीत, द्रव, हड्डी, पसीना या रक्त। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज। अपन बात करें तो गाइज ब्लड बात कर लेते हैं। ब्लड होता है उसके अंदर अपन देखते हैं 45% होता है 55% प्लाज्मा होता है, 45% अपना जो ब्लड होता है उसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये मेनली किसके अंदर पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। तो गाइज ये पाया जाता है ब्लड के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एचबीसी इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 ने कौन सी क्षारीय धातु आकार में सबसे छोटी होती है? सबसे छोटी कौन सी होती है गाइज आकार के अंदर, साइज के अंदर? ऑब्वियसली अपन अगर ग्रुप के अंदर बात करें, जैसे कि धातुओं की बात हो रही है, तो धातुओं के अंदर कौन सा ग्रुप जिम्मेदार होता है? ग्रुप 1 के अंदर होते हैं और ग्रुप 2 के अंदर होते हैं अर्थ मेटल्स होते हैं। तो मेन जो ग्रुप 1 है वो होते हैं क्षार धातुएं, ठीक है। और ग्रुप 1 के अंदर कौन कौन सी धातुएं होती है? ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती, फ्री, ये सब धातुएं होती है ग्रुप 1 के अंदर। अब देखिए ऑप्शन में से आपको बताना है कि जिसका परमाणु क्रमांक कम होगा उसकी साइज भी छोटी होगी। अगर अपन ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनका आकार बढ़ता जाता है, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक बढ़ेगा और इनका आकार बढ़ता जाता है। तो देखिए ऑप्शन में से देखिएगा हाइड्रोजन को धातु नहीं माना गया, तो यहाँ पे पहला आ जाता है अपना लिथियम। तो ये हो गया आपका लिथियम हो गया, ये सोडियम हो गया, ये पोटेशियम हो गया, ये आपका रुबिडियम हो गया। तो देखिए ऑप्शन में जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम है या ग्रुप के अंदर जो सबसे ऊपर है उसका आकार सबसे छोटा होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, दिए गए ऑप्शन में से कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से नहीं निकलती है? अरावली से नहीं निकलती है साबरमती, लूनी, माही या साकी। तो चलो इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। आंसर दीजिएगा आप लोग। साबरमती कहाँ से निकलती है गाइज? ये अरावली से निकलती है। साबरमती अरावली से निकलती है। और कहाँ से निकलती है गाइज? ये राजस्थान के उदयपुर से निकलती है। और कहाँ जाके गिरती है? खंबात की खाड़ी के अंदर जाके गिरती है। तो उद्गम है इसका उदयपुर। उदयपुर कहाँ पे स्थित है? अरावली पे स्थित है। क्लियर है। लूनी अजमेर से निकलती है गाइज, ठीक है। और अजमेर भी कहाँ पे स्थित है? अरावली पे स्थित है, ठीक है गाइज। तो ये भी लूनी भी अरावली से निकलती है और साबरमती भी अरावली से निकलती है। और ये जो गाइज माही नदी है ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है, विंध्याचल, और ये भी अरावली से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विंध्याचल पड़ता है, विंध्याचल पर्वत पड़ता है गाइज एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। और ये जाके गिर जाती है खंबात की खाड़ी के अंदर। और लूनी नदी है वो कच्छ का रण है, उसके अंदर जाके गिर जाती है। तो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा डाकघर किस शहर में स्थित है? सबसे बड़ा डाकघर किस शहर के अंदर स्थित है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई या चेन्नई। सबसे बड़ा डाकघर किस शहर के अंदर स्थित है गाइज? तो यहाँ पे सबसे बड़ा लार्जेस्ट पूछा गया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे कौन सा होता है, या सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड यानी सबसे बड़े शहर के अंदर। तो गाइज इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लार्जेस्ट पोस्ट ऑफिस की बात करें तो गाइज मुंबई के अंदर है। फर्स्ट पोस्ट ऑफिस कहाँ पे ओपन किया गया? फर्स्ट पोस्ट ऑफिस खोला गया गाइज कोलकाता के अंदर, ध्यान में रखिएगा। लार्जेस्ट वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है? तो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस है गाइज इंडिया के अंदर। वर्ल्ड के अंदर इंडिया के अंदर हो गए, और इंडिया के अंदर मुंबई के अंदर हो गए। और पहला पोस्ट ऑफिस की बात करें तो गाइज ये हो गया आपका कोलकाता। और गाइज पहला पोस्ट ऑफिस एटीएम कहाँ पे लगाया गया? पहला पोस्ट ऑफिस एटीएम कहाँ पे लगाया गया? चेन्नई के अंदर लगाया गया, ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन देखिएगा सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे कौन सा पोस्ट ऑफिस स्थित है? हाईएस्ट ऊंचाई पे, तो हाईएस्ट ऊंचाई है हिमाचल के अंदर स्थित है, ध्यान में रखना आपको। हिमाचल के अंदर एक है हिक्किम, यह सबसे ऊंचाई पे स्थित है। क्लियर है। और पहला पोस्ट ऑफिस एटीएम लगाया गया चेन्नई के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं। निम्न में से किसी वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया के सबसे पतले पदार्थ के रूप में नामित किया गया है? आंसर दीजिएगा। सबसे पतला पदार्थ कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में से थिनेस्ट कौन सा दिए गए ऑप्शन में से? ग्रेफिन, फुलरिन, क्वार्ट्ज या सिलिकॉन। सबसे थिन कौन सा है? तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राफीन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गाइज ग्राफीन है वो भी विद्युत का सूचालक है। जैसे आप सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज करते हो उसी प्रकार से आगे आने वाले दिनों के अंदर ग्राफीन का यूज किया जा रहा है, जिससे जो भी ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, जो भी एटम बनाए जाते हैं उनकी साइज और छोटी होती जाती है। जैसे कि कंप्यूटर की जनरेशन की बात करें तो पहले वैक्यूम ट्यूब आई, फिर ट्रांजिस्टर आया, फिर ये चिप आई, माइक्रो प्रोसेसर यूज किया। तो इस तरीके से मतलब जिस तरीके से सिलिकॉन, जर्मेनियम, अर्धचालक का यूज करके साइज छोटी होती गई, तो उसी तरीके से ग्राफीन का यूज करके साइज और भी ज़्यादा छोटी की जा रही है। थिनेस्ट सबसे पतला पदार्थ ग्राफीन।
देखिए ऑप्शन में से असंगत को चुनना है, तो इसमें तो गाइज सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिएगा इन दोनों का डायरेक्शन एक तरफ है, डायरेक्शन एक तरफ है, यहाँ पे डायरेक्शन एक तरफ है और यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ये कह रहा है कि इसका अक्स का मान ज्ञात कीजिएगा। तो गाइज इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले का है, इसको गुणा में बदलेंगे, जहाँ जहाँ का दे रखा है गुणा बदल देंगे। ओके गाइज, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे परसेंट है, परसेंट के लिए मैं नीचे 100 लगा दूँ, यहाँ पे परसेंट है नीचे 100 लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, परसेंट का 100। तो गाइज 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो, तो यहाँ तो हो गया 8 अक्स, यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 20, प्लस का चिन्ह है, 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया, 4 3 12 हो जाएगा, दोनों जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 हो गया, तो 6 2 8 8 और 12 20 20 20 40 40 इक्वल टू गाइज 8 अक्स हो गया, तो अक्स की वैल्यू हो जाएगी 5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, दिए गए ऑप्शन में से अक्स का मान ज्ञात कीजिएगा। तो गाइज इसमें भी अपन क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट का 1 लगा दिया, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो 169 का अंडर रूट लूँगा तो 13 आ जाएगा, नीचे 10,000 का अंडर रूट लूँगा तो गाइज 100 हो जाएगा, इंटू अक्स है। अच्छा, तो इसको गाइज यहाँ पे अक्स इसके अंदर आ गया, तो मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर रूट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 0.0169 इंटू अक्स इक्वल टू हो जाएगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको हटाऊँगा तो इसका स्क्वायर कर दूँगा और 13 का हो जाएगा 1.69 हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब अक्स के लिए 1.69 अपॉन में 0.0169, इस पॉइंट को हटाऊँगा तो नीचे 100 आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाऊँगा तो ऊपर 4 बार 0 आ जाएगी, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 169 कैंसिल हो जाएगा, 100 बचेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है गाइज, इनमें से कौन सा त्यौहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है। डांडिया और गरबा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है गाइज, ऑप्शन देख लीजिएगा, बिहू, शिवरात्रि, बैसाखी या नवरात्रि। यानी दिए गए ऑप्शन में से कौन सा त्यौहार है जिसके अंदर गरबा भी यूज किया जाता है, डांडिया त्यौहार भी यूज किया जाता है। तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवरात्रि, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नवरात्रों के अंदर गरबा और डांडिया जैसे नृत्य किए जाते हैं। कौन सा जानवर आमतौर पर ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। ठंडे क्षेत्रों में पाया जाने वाला जानवर कौन सा है। ठंडा, देखिए गाइज सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पे होती है, जो भी पोलर है उन पे होती है, ध्रुव हो गए, पोलर हो गए, पोलर पे होती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, इक्वेटर पर नहीं होती है, पोलर पे होती है, और तो अपन इसको कह सकते हैं नाम से ध्रुवीय भालू। ठंडे क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है ध्रुवीय भालू, पोलर बियर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते गाइज, कैथोड किरणें प्रयोग पहली बार किसके द्वारा की गई थी। देखिए गाइज, एक वैक्यूम ट्यूब ली गई थी जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लिए गए थे, एक को तो कैथोड कहा गया था, नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था, कैथोड था, एक यहाँ पे एनोड था। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनों की जो बीम निकली, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया गाइज जे थॉम्सन के द्वारा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, जिनको इलेक्ट्रॉन, इससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव चार्ज होता है उन पर, और इलेक्ट्रॉन की खोज भी किसने की, जे थॉम्सन ने, और कैथोड किरणों की खोज भी किसने की, जे थॉम्सन है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और रदरफोर्ड ने किसकी खोज की, देखिए प्रोटॉन की खोज की गई थी गोल्डस्टीन के द्वारा, और प्रोटॉन नाम किसके द्वारा दिया गया, रदरफोर्ड के द्वारा। और रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था इस पर कि मतलब न्यूट्रॉन की बौछार करके उसने पता लगाया कि यहाँ पे बीच में कुछ स्थित होता है जहाँ से वापस से रिटर्न होके आ जाती है, बाकी जो होती है वो इस तरीके से चली जाती है। ये एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्या कहता है गाइज, आंसर दीजिएगा यदि आप लोग सोल्व कर पाते हो तो। इसको एक आपके पास में बेलन है, ये मैं अब यहाँ पे बेलन बना देता हूँ। ओके गाइज, आगे कह रहा है कि इसके ऊपर एक अर्धगोला लगा दिया जाता है, और गाइज ऊपर की तरफ एक अर्धगोला यहाँ पे लगा दिया जाता है। ये अर्धगोला लगा दिया, ये है गाइज अर्धगोला। ठीक है, यानी बेलन के ऊपर एक अर्धगोला लगा दिया जाए तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा जब भी दोनों की त्रिज्या समान है। त्रिज्या गाइज बिल्कुल सेम है, बेलन की त्रिज्या भी आर है और इस अर्धगोले की त्रिज्या भी आर है। बेलन की ऊंचाई इसकी त्रिज्या की दुगुनी है, तो गाइज बेलन की जो ऊंचाई है वो इस त्रिज्या की दुगुनी है। अब देखिए गाइज, यहाँ से अपने को निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो गाइज बेलन की बात करें तो बेलन का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, बेलन का पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया ले लेता हूँ, तो कर्व्ड सरफेस एरिया बेलन का होता है गाइज 2πr/h। ओके गाइज, फिर बेलन के नीचे एक वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है गाइज πr²।
और बेलन के ऊपर गाइज अर्धगोला है, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2πr², क्योंकि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², तो गोले का जो अर्ध है वो हो जाएगा 2πr²। क्लियर है गाइज। अब देख लेते हैं 2πr, इस h की जगह गाइज मैं 2r लिख दूँ, h की जगह मैंने रख दिया 2r, क्योंकि ऊंचाई है डबल है, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी 4πr² हो गया। तो गाइज 4 तो ये हो गए, एक ये हो गया 5, 5 और 2 7, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया वीडियो रिपीट कर सकते हो, 7πr² करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को 1936 में किस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था, और ये गैज प्रस्तावित किया गया था नेहरू जी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को 1936 के अंदर किस अधिवेशन में पारित किया गया था। गैज यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फैजपुर कहाँ पे पड़ता है गैज, ये पड़ता है जलगांव, और जलगांव कहाँ पे पड़ता है गैज, MH महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। और ये मांग किसके द्वारा की गई थी गैज, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी 1936 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा इसको, ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देख लेते हैं क्वेश्चन, देखिएगा, आनंद और निर्मल का वेतन इस अनुपात में है, ये तो आनंद हो गया, ये निर्मल हो गया, ओके गाइज। आनंद का वेतन 15% बढ़ जाता है, तो ये इतना हो जाता है, निर्मल का वेतन ज्ञात कीजिएगा। गाइज ये आनंद है, आनंद का वेतन मान लेता हूँ मैं 9 अक्ष, और निर्मल का वेतन मान लेते हैं अपन 4 अक्ष, कोई दिक्कत नहीं है। आनंद का वेतन 15% बढ़ जाता है, तो इसको गाइज मैं 115 बढ़ा दूँ तो यह इतना हो जाता है, तो कितना हो गया 5175 हो गया। कैलकुलेशन है, अक्ष की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले मैं इसमें 9 का भाग दे लेता हूँ, तो 9 5 45, बचे 6 7, 9 7 63, 4 9 5 45, ठीक है। और 115 का इसमें पूरा भाग चला जाएगा 5 बार, तो गाइज अक्ष की वैल्यू हो जाएगी 100 × 5, अक्ष की वैल्यू होगी 500। अक्ष की वैल्यू 500 हो गई, तो ये निर्मल हो जाएगा 500 × 4, 500 × 4 यानी 2000 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। निम्न में से किस IIT ने 500 किलोग्राम सब्जियों और फलों की भंडारण क्षमता वाले एक पोर्टेबल सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज उपकरण का निर्माण किया है। कोल्ड स्टोरेज उपकरण, और वो भी क्या है गाइज, पोर्टेबल है, और किसकी भंडारण की क्षमता के लिए, अप्रोक्सीमेट 500 kg सब्जियों को भंडार या स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज उपकरण का निर्माण किस IIT ने किया है, तो गाइज आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। किस लिए, भंडारण क्षमता वाले पोर्टेबल सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज है, सौर ऊर्जा से चलेगा, जिसकी कैपेसिटी है 500 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। एंजाइम्स क्या चीज़ होते हैं, देखिए गाइज एंजाइम क्या काम करते हैं। जैसे कि कोई भी रिएक्शन होती है, उसको तेज करने के लिए अपने को चाहिए उत्प्रेरक चाहिए, और जैविक पदार्थों के अंदर उत्प्रेरक का काम कौन करता है, एंजाइम्स करते हैं, ठीक है। जो रिएक्शन होती है उसकी उत्तेजित कर देते हैं या रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ में वो क्या करते हैं, जितने भी जटिल है उनको बिल्कुल छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं, वे जटिल जैविक पदार्थ जो सरल अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं। जटिल जैविक पदार्थों को बिल्कुल सी सरल अणुओं के अंदर परिवर्तित कर देते हैं गाइज, वो कहलाते हैं एंजाइम। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंजाइम एक प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है। देखिए ऑप्शन में से बताना है, रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ पे दृष्टि सर्वाधिक होती है, जहाँ पे विजन है वो हाईएस्ट होती है, वह कौन सा एरिया जहाँ पे विजन हाईएस्ट होती है। ऑप्शन आपके सामने, गर्तिका, अंतक्षेत्र, कोरॉइड या काचा पिंड है, फोविया, ब्लाइंड स्पॉट, कोरॉइड या विट्रस बॉडी। तो गाइज इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोविया, जहाँ पे विजन है वो हाईएस्ट होती है, ऑप्शन नंबर ए। और फोविया किसका भाग है गाइज, आँख का भाग है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, शायद आप लोगों को आता भी है। ये कह रहा है कि बिच्छू बुट्टी, ये अपन कहे तो बिच्छू के डंक के अंदर कौन सा अम्ल मौजूद होता है। जो भी बिच्छू हो गए, ये मक्खी हो गई या चींटी हो गई, इनके डंक के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है गाइज, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड।
टार्टरिक एसिड गाइज फलों के अंदर पाया जाता है, लैक्टिक एसिड दूध के अंदर पाया जाता है, साइट्रिक एसिड है कच्चे ये खट्टे फलों के अंदर पाया जाता है, नींबू जैसे फल आते हैं। फार्मिक चींटी के डंग में, टार्टरिक फलों के अंदर, लैक्टिक दूध के अंदर और साइट्रिक इसके अंदर पाया जाता है नींबू वगैरह। तो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दिए गए ऑप्शन में से गलत कथन चुनना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, कई कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। सम बहुभुज की सभी भुजाएं समान होती है, यानी सम आ गया तो बहुभुज की सभी भुजाएं समान होगी। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। सभी आंतरिक कोण बराबर होते हैं। क्या आंतरिक कोण बराबर होते हैं? क्या सभी आंतरिक कोण बराबर होते हैं? ठीक है, हमेशा चाहे कोई भी आकृति हो अब उसके आंतरिक कोण बराबर होते हैं यदि सम है तो सभी आंतरिक कोण बराबर होते हैं। सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है, चाहे आपका त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज, षटभुज। हमेशा ध्यान में रखिएगा कोई भी बहुभुज हो उसके बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 होता है, हमेशा अच्छे से रट लीजिएगा। तो बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है चाहे कोई भी बहुभुज हो। इसके आंतरिक कोणों का योग ये होता है, तो कहते ये गलत है। आंतरिक कोणों का योग होता है हमेशा n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। जैसे कि त्रिभुज की बात करूँ, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है तो मैं यहाँ पे रख दूँ 3-2 इंटू 180, तो ये आंसर हो जाएगा 180। इसी प्रकार से चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है तो कितना हो जाएगा 4-2 इंटू 180, तो 360 आ जाएगा। षटभुज में कितना हो जाएगा 6 भुजाएं है तो 6-2 इंटू 180, 4 इंटू 180 यानी 720 टोटल हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा n-2 इंटू 180। ओके गाइज, तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं अपन। आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर ए। स्टेटमेंट 4 गलत है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है देखिएगा, थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम होगी फिर भी कोशिश कीजिएगा इसके अंदर। देखिए गाइज, ये कह रहा है कि अपने पास में एक लकड़ी का बॉक्स है, ठीक है गाइज, लकड़ी का बॉक्स है यानी घनाभ की शेप है जो 3D के अंदर है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको ये दे रखी है 20 इंटू 12 इंटू 10 दे रखे हैं। और इसके अंदर जो लकड़ी का मिली गई है वो एक मोटाई है, उसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है। बॉक्स बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिएगा। लकड़ी का आयतन अपने को यहाँ पे बताना है। तो गाइस इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, देखिएगा सबसे पहले आपको ये माप ले लेना है, फिर उसमें से 1 सेमी घटा देना है। तो 1 सेमी घटाओगे तो 1 सेमी इधर से घटेगी, 1 सेमी इधर से, तो यानी एक साइड में 2 सेमी घटेगी। तो लकड़ी का आयतन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यानी ये तो हो गया पूरे बॉक्स का आयतन हो गया। उसके बाद खोखले बॉक्स का आयतन कितना होगा, खोखले बॉक्स का आयतन हो जाएगा गाइस 20 में से 2 घटाऊंगा 18, 12 में से 2 घटाऊंगा 10 और 10 में से 2 घटाऊंगा 8। ये हो गया गाइस खोखले का। ये तो पूरे बॉक्स का हो गया, ये खोखले हो गया और दोनों का अंतर निकालूंगा तो गाइस लकड़ी का आ जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। और गाइस ये हो गया घनाभ, इसका आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। जिससे कि इसका हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से हो जाएगा 12×2 24, यानी ये तो हो गया आपका 2400। इसका करूँगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से, तो 8 × 64, 8 × 14। ओके गाइज, तो 2400 में से मैं 1440 घटाऊंगा तो आंसर हो जाएगा 960। 960 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर कहता है आपको कि इसके अंदर आवेश ज्ञात कीजिएगा। तो गाइज आई की वैल्यू दे रखी है आपको, टी की वैल्यू दे रखी है, तो क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। आवेश के प्रवाह की रेट को अपन कहते हैं विद्युत धारा, और यहीं से हो जाएगा क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। तो क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, तो ये आपका हो जाएगा 5 × 10 50 कूलम्ब है। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, इसके बारे में अपने को बताना है। तो गाइज ये देखिएगा, इसको क्या किया है 2 से मल्टीप्लाइड 4 जोड़ा गया है, 3 दूनी 6 4 10, 2 से मल्टीप्लाइड 4 जोड़ा गया है, 10 दूनी 20 4 24। तो 2 से मल्टीप्लाइड करूँगा तो 48, 48 में 4 जोड़ूंगा तो गाइज 52, ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन नंबर 50 एक और देख लेते हैं। इसमें ये कह रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। गाइज बाबर को गाजी की संज्ञा दी गई थी कौन सा युद्ध जीतने के बाद में। तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खानवा का युद्ध जीतने के बाद में बाबर को गाजी की संज्ञा दी गई थी। और ये जो खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा पड़ता है गाइज भरतपुर के अंदर पड़ता है, और ये राणा संगा जो मेवाड़ के राजा थे और किसके बीच में हुआ था, बाबर के बीच में हुआ था, जिसको बाबर को विजय मिला था। ठीक है गाइज, बाकी क्वेश्चन देखें नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।